हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का AFE-IAS के इस वीडियो में, जिसमें मैं आप लोगों के लिए सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस लेके आया हूं जो कि CSAT UPSC 2022 के हैं। सिटिंग अरेंजमेंट के 3 प्रश्न यहां पर ऐसे पूछ लिए गए थे जो कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और मैं बोलूंगा कि बहुत ही ज्यादा पॉसिबल डायग्राम्स वाले क्वेश्चन थे। सिंगल डायग्राम बन के ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे थे। इन तीनों क्वेश्चंस को मैंने एक साथ इसलिए पिक किया है ताकि आपको आइडिया लग पाए कि अगर ऐसे प्रश्न जब आते हैं तो इनको किस तरीके से हल करना है, कैसे छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना है ताकि हम इन प्रश्नों को कम से कम वक्त में या मिनिमम टाइम में जो है इनको सॉल्व कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो जो कि है सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस पर। तो सबसे पहला प्रश्न ध्यान से देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है। सबसे पहला प्रश्न है 3 persons A, B, C आर स्टैंडिंग इन अ क्यू। इसका मतलब इस प्रश्न में हमें ऐसी चीज के बारे में पूछा जा रहा है कि भाई एक लाइन है या क्यू है, या यहां पर हम बोलेंगे कि एक पंक्ति में यहां पर कुछ लोग खड़े हुए हैं जिसमें A, B, C जो है वो भी खड़े हुए हैं। देयर आर 4 persons बिटवीन A एंड B। तो हमें जानकारी दी जा रही है कि A और B के बीच में 4 व्यक्ति हैं, B तथा C के बीच में 7 व्यक्ति हैं। यदि C के आगे 11 व्यक्ति हैं और A के पीछे 13 व्यक्ति हैं तो पंक्ति में खड़े व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी ये बोला जा रहा है। इसका मतलब एक से ज्यादा केस बनने वाले हैं और हमें वो केस को पिक करना है जिसमें मिनिमम नंबर आए उस पंक्ति में खड़े हुए लोगों का। ठीक है, तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना होता है। तो सबसे पहला काम मुझे पता लग गया, यहां पर A, B और C जो है इन 3 लोगों का हमें नाम पता है। बाकी उसके आगे 4 लोग 11 लोग ऐसे हमें जानकारी दी हुई है। अब सबसे पहला काम, देयर आर 4 persons बिटवीन A एंड B। A और B के बीच में 4 लोग हैं, हमें यह जानकारी दी जा रही है। इसका मतलब अगर मैं बोलता हूं कि A अगर आगे खड़ा हुआ है किसके, B के, तो उन दोनों के बीच में क्या बोला जा रहा है, 4 लोग हैं। A के और B के बीच में 4 लोग हैं। दूसरा केस क्या बन सकता है कि B अगर आगे हुआ तो A पीछे होगा और दोनों के बीच में 4 लोग होंगे। मतलब मैंने पहला केस बनाया जिसमें A आगे है, दूसरे केस में B आगे है, दोनों के बीच में 4 लोग हैं। जब A आगे है तो B पीछे है और जब B आगे है तो A पीछे है। तो सीधे सीधे 2 केस बन रहे थे तो मैंने दोनों केसेस को यहां पर ड्रॉ कर लिया। आगे क्या बोला गया है, 7 लोग जो हैं 7 persons आर बिटवीन B एंड C। B और C के बीच में 7 लोग हैं। ध्यान से देखिए B और C के बीच में कितने लोग हैं, 7 लोग हैं। अगर मैं इस केस की बात करूं तो देखो इस केस के अब 2 केस बनने वाले हैं। क्यों बनने वाले हैं, क्योंकि B और C के बीच में 7 लोग हैं तो C B के पीछे भी हो सकता है, C B के आगे भी हो सकता है, क्योंकि हमें अभी क्लियर नहीं है कि C कहां रहने वाला है। इसलिए इस एक केस के मैं 2 केस बनाने वाला हूं, इस केस के भी मैं 2 केस बनाने वाला हूं। तो ध्यान से सुनिएगा, इसको मैं सेम वैसा का वैसा लिख देता हूं। ये मेरे 2 केस हो गए और यहां पर मैं इसको भी क्या कर देता हूं, सेम वैसा का वैसा ही लिख देता हूं जिसमें B आगे है और A पीछे है। अब हमें क्या बोला गया था, ध्यान से देखिएगा, हमें बोला गया था कि B तथा C के बीच 7 व्यक्ति हैं। B तथा C के बीच कितने व्यक्ति हैं, 7 व्यक्ति हैं। तो अगर मैं C को पीछे बनाता हूं तो ध्यान से देखिए, अगर C इधर आ गया तो बीच में 7 व्यक्ति हो गए। अगले केस में अगर मैं C को आगे बनाता हूं तो ध्यान से सुनिएगा, C अगर यहां है तो B के आगे 4, एक ये 5 और 2 लोग बचे तो हो जाएंगे टोटल 7। ध्यान से देखिए 4, एक 5 और 6 7, बीच में कितने लोग हो गए, 7। और यहाँ B और C के बीच में 7 लोग हैं तो मैंने 7 लिख दिया है। सेम यहाँ पर कहानी देखिए कि भाई B के अगर आगे C होगा तो बीच में मैं 7 लिख दूंगा, और अगर B के पीछे C होगा तो 4 5 और सेम केस बनेगा जैसा कि ये वाला बना है। बस इस केस का ये उल्टा केस है और इस केस का ध्यान से देखिए ये उल्टा केस है। बाकी यहां पर कुछ भी अंतर नहीं है, ये 2 केस मिलते जुलते हैं, ये 2 केस भी आपके मिलते जुलते हैं। आगे क्या दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है इफ देयर आर 11 persons अहेड ऑफ C। यदि C के आगे 11 व्यक्ति हैं और A के पीछे 13 व्यक्ति हैं तो C के आगे 11 व्यक्ति, ध्यान से सुनिएगा, C के आगे 11 व्यक्ति बोला जा रहा है। C के आगे 11 व्यक्ति हैं ऐसा बोला जा रहा है और A के पीछे 13 अगर व्यक्ति हैं तो हमें C को और A को कुछ इस तरीके से यहां पर खड़ा करना है ताकि ये सारी कंडीशन फुलफिल हो जाए और हमारा
मिनिमम नंबर या कम से कम लोग उस पंक्ति में खड़े हों, और वो कम से कम नंबर क्या होगा वो हमें पता लगाना है। तो ध्यान से सुनिए, सबसे पहले अगर मैं सी के आगे 11 कर देता हूं, अगर इस केस को ध्यान से देखिए, अगर इस केस को देखता हूं तो सी के आगे अगर मैं 11 लोगों को खड़ा कर दूं तो पीछे ये लोग तो खड़े ही हैं, मतलब अननेसेसरली मुझे एक्स्ट्रा 11 लोगों को लाना पड़ रहा है। लेकिन अगर मैं सी के इधर आगे 11 लोगों को कर दूं तो ध्यान से देखिए, सी के क्या आगे 11 लोग हो सकते हैं, यहां पर सी के आगे 7, 4, 11, 12 और 13 लोग हैं। तो सी के आगे 11 लोग नहीं 13 लोग हो रहे हैं, मतलब ये कंडीशन इस डायग्राम में फुलफिल नहीं होगी कि सी के आगे कितने लोग हों, 11 लोग। तो जब सी के आगे 11 लोग नहीं होंगे तो इस केस को मैं क्या कर दूंगा, इस केस को मैं यहां पर कैंसिल कर दूंगा। नेक्स्ट यहां पर देखिए, क्या यहां पर सी के आगे 11 लोग जाएंगे, ध्यान से देखिए, मैंने यहां पर सी के आगे, ध्यान से देखिएगा, सी इस वाले केस को देख लेते हैं, तो इसमें तो सी के आगे 11 चले जाएंगे, 2, 3 और 7 और 1 8, 11 बिल्कुल जा सकते हैं। अगर सी के आगे 11 जा सकते हैं तो कितने हो गए, 2 और 4 6, 7 8, 8 और 3 11, ये एक लाइन बन गई हमारी। इस वाले केस पे आ जाते हैं, ध्यान से देखिए, क्या सी के आगे 11 लोग जा सकते हैं, यस सी के आगे 11 लोग जा सकते हैं। इसमें क्या सी के आगे 11 लोग जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। इन दोनों केस में अंतर क्या है, इसमें बस अंतर ये है, यहाँ पर ए है और ए यहाँ पर है, यहाँ पर बी है और यहाँ पर बी है, बाकी दोनों केस क्या है, एक जैसे ही है। अगले पे आ जाते हैं, ए के पीछे 13 लोगों को होना चाहिए, ध्यान से देखिएगा। अब अगर मुझे ए के पीछे 13 लोगों को करना है, आपको खुद समझ में आ रहा होगा, अगर इस केस को और इस केस को हम पिक करें तो यहां पर सी के आगे मुझे 11 लोगों को खड़ा करना पड़ रहा है, ये एक्स्ट्रा आ गए अननेसेसरली। यहां पर भी आप देखिए एक्स्ट्रा आ गए, लेकिन यहां पर देखिए मुझे सिर्फ 3 लोगों को खड़ा करना पड़ रहा है एक्स्ट्रा, क्योंकि बाकी लोग यहीं पर एडजस्ट हो गए। इसका मतलब मेरा आंसर जो है वो यहीं से आने वाला है। और हमें क्या बोला गया है, ए के पीछे 13 लोग होने चाहिए, 2 ये रहे, 1 ये रहे, टोटल हो गए 3, 10 लोग और चाहिए, 10 लोग मैंने ये खड़े कर दिए। अब मुझे पता लगाना है मिनिमम नंबर कितने होंगे, तो मैं काउंट कर लूंगा। सबसे पहले ये नंबर जो लिखे इनको जोड़ लेते हैं, 3 और 4 7, 7 में 2 जोड़ा 9, 9 में 10 जोड़ा 19, ये हो गया 20, ये हो गया 21 और ये हो गया आपका 22। सो 22 लोग जो हैं इस पंक्ति में जो है वो खड़े होंगे और यही आपका मिनिमम वाला केस होगा। इन दोनों केसेस को भी मैंने एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि यहां पर ये जो था ये एक्स्ट्रा मुझे सी के आगे 11 लोगों को खड़ा करना पड़ रहा था। और आप देख सकते हैं 11, 4, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और वो ए के पीछे 13 लोग और आने हैं, मतलब 5 लोग छोड़ दो तो 8 लोग और जोड़ दो तो देखो कितने ज्यादा लोग हो गए, 22 से ज्यादा हो जाएगा, और 22 से ज्यादा होगा तो वो मेरा आंसर नहीं होगा। तो ध्यान से देखिए, यहां पर अगर आप ऑप्शन 1 को देखें तो ये मेरा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। तो हमने पहले 2 केस बनाए थे, फिर उन 2 केस के मैंने 2 केसेस कर दिए थे, फिर मैंने देखा सी के आगे यहाँ पर 11 से ज्यादा लोग हैं तो इसको मैंने तुरंत कैंसिल कर दिया था। फिर मैंने देखा कि यहाँ पर सी के आगे, इन दोनों केसेस में सी के आगे मुझे 11 लोगों को एक्स्ट्रा खड़ा करना पड़ रहा था, और इस केस में मुझे सिर्फ 3 लोगों को खड़ा करना पड़ रहा था, क्योंकि सी के आगे पहले से 4, 2, 6, 7 और 1 8 लोग थे। तो मेरा यहाँ पर जो केस था वो बहुत ही आसानी से बन गया और मुझे समझ में आ गया कि यही मेरा आंसर होगा, जिसमें मिनिमम वाला केस ये बनेगा। मैंने तुरंत इसको कैंसिल कर दिया, मैंने दिमाग भी नहीं लगाया, और जो ए की कंडीशन थी 13 वाली, इसको मैंने यहाँ पर पुट किया और मुझे फाइनल आंसर मिल गया। सबसे पहले नंबर्स को जोड़ा, उसके बाद ये जो ए बी सी 3 लोग थे इन तीनों को भी जोड़ दिया, टोटल हमारा 22 यहाँ पर आंसर आ गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमें क्या बोलता है। यहां पर 8 स्टूडेंट्स हैं, 8 लोग हैं, 8 विद्यार्थी हैं, किसी वृत्ताकार मेज के पारित मेज के केंद्र की ओर मुख किए हुए एक दूसरे के एक समान दूरी पर बैठे हुए हैं। मतलब ये सर्कुलर टेबल पर सेंटर की तरफ फेस करके जो है वो बैठे हुए हैं और 8 लोग हैं। तो ध्यान से देखिए, जब भी 8 लोगों के बारे में बात होती है तो हमारा काम ही होता है सर्कल बनाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 सीटें हम इसी तरीके से बनाते हैं। ये आमने सामने है, ये आमने सामने है, ये इसके आमने सामने है और ये इसके आमने सामने है। आगे क्या दिया हुआ है, किंतु आवश्यक नहीं है वो इसी क्रम में बैठे हो, मतलब ऐसा नहीं है कि ये लाइन से ऐसे ही बैठे हुए हैं। अगर ऐसे ही बैठे होते तो फिर प्रश्न क्यों पूछा जाता। आगे दिया हुआ है बी और डी ना तो सी के सन्निकट है ना ही सी के ठीक सामने बैठे हैं। मतलब हमको यहां पर यह बता दिया गया है, ध्यान से सुनिएगा,
कि बी एंड डी सिट नाइदर एडजेसेंट टू सी, मतलब सी के पड़ोसी नहीं होंगे, और ना ही उसके ऑपोजिट मतलब विपरीत दिशा में बैठे होंगे। तो अगर मैं सी को यहां पर फिक्स कर देता हूं, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं सी को यहां फिक्स कर देता हूं तो बी और डी उसके सामने नहीं बैठेंगे और बी और डी उसके पड़ोसी नहीं होंगे, उसके पड़ोसी नहीं होंगे। अब अगली कंडीशन क्या है, हम उसको समझ लेते हैं। आगे दिया हुआ है यहां पर ए सिट्स इन बिटवीन ई एंड डी, या यहां पर हिंदी में पढ़ लेते हैं, यहां पर क्लियरली लिखा हुआ है ई और डी के बीच में ए बैठा हुआ है। सो ई और डी के बीच में कौन है, ए है। तो ए जो है वो ई और डी के अगर बीच में है तो ध्यान से देखिए, इस तरफ ई हो सकता है तो इस तरफ डी हो जाएगा, और अगर डी को मैंने इसके इस तरफ बैठा दिया तो ई इस तरफ हो जाएगा। मतलब ए जब भी बीच में बैठा होगा उसके लेफ्ट और राइट दोनों पड़ोसी वाली जगह पे या तो ई होगा या तो डी होगा। ई लेफ्ट में होगा तो डी राइट में हो जाएगा, और अगर ई राइट में हुआ तो डी लेफ्ट में हो जाएगा। लेकिन पड़ोसी वाली जगह कौन लेने वाला है, ए के पड़ोस वाली जगह ई और डी ही लेने वाले हैं। अगला एक और कंडीशन दी हुई है, ए सिट्स इन बिटवीन ई एंड डी हो गया है, एफ सिट्स इन बिटवीन बी एंड एच, मतलब बी और एच के बीच में कौन बैठा हुआ है, एफ बैठा हुआ है। तो यहां पर अगला जो केस है वो यहां पर बन जाएगा, और वो क्या बन गया है, एफ जो है एफ के इस तरफ बी और इस तरफ एच हो गया, और अगर मैं एफ के इस तरफ बी को बैठा देता हूं तो एच जो है वो इस तरफ हो जाएगा। तो यहां पर एक केस ये बन गया, तीन लोगों का है, ई ए डी तीन लोग हैं, ये लोग बी एफ एच ये लोग तीन लोग हैं, और सी के बारे में हमें यहाँ जानकारी दी हुई है। बचा कौन, अकेला एक जी जो है जिसके बारे में अभी कोई जानकारी हमें नहीं मिल रही है। ध्यान से देखिए, बी और डी यहां नहीं बैठ सकते, यहां नहीं बैठ सकते, यहां नहीं बैठ सकते, मतलब बी और डी के लिए ये चार जगह हैं जहां पर कौन बैठ सकता है, बी और डी बैठ सकता है। सबसे पहले मैं अपने दिमाग से यहां पर क्या करता हूं कि ये जो डी है इसको लेके हम लोग चलते हैं, और जब मैंने बोला कि डी इन चार जगह पर बैठ सकता है तो मैं शुरुआत करूंगा यहां से। अगर मुझे उत्तर यहीं से मिल गया तो मेरा काम हो जाएगा, नहीं तो मैं यहां पुट करूंगा, यहां पुट करूंगा और यहां पुट करूंगा, मतलब मेरे चार केसेस यहां पर बन सकते हैं। और चार केसेस बन सकते हैं मतलब ये क्वेश्चन सीधा सीधा नहीं है कि एक बार में अरेंजमेंट पूरा हो जाए। तो हम लोग शुरुआत करेंगे, हमने डी को यहां पर बैठा दिया। ध्यान से देखिए, जब मैं डी को इधर बैठा देता हूं तो अगर मैं डी को यहां बैठाता हूं और अगर मैं इस ऊपर वाले केस के हिसाब से चलता हूं तो देखिए डी के लेफ्ट में ए को आना है, ये ए आ गया, ए के इस तरफ किसको आना है, ई को आना है, ये आ गया। ये तीन जगह खाली है, इन तीन जगह पर ये तीनों ही आएंगे, और ये तीनों जब आएंगे तो बीच में तो एफ को ही रहना पड़ेगा। यहाँ पर बी ऑब्लिक एच चल जाएगा, यहाँ पर एच ऑब्लिक बी चल जाएगा। मैंने अपने मन से एज्यूम किया था कि डी को यहाँ पर क्या कर दिया था, मैंने एज्यूम किया था अपने मन से कि डी को यहाँ बैठा देते हैं। ये मेरा पहला केस था, मैंने एज्यूम किया था। एक खाली जगह बची है, कौन आएगा, जी भाई साहब यहाँ पर आ जाएंगे। अब देखते हैं पूछा जो गया था क्या हम उसका उत्तर दे पा रहे हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर क्या दिया हुआ था, निम्नलिखित में से कौन सा एक निश्चित रूप से सही है, कौन सा सही है ये बोला जा रहा है। पहला है बी सिट्स इन बिटवीन ए एंड जी, ए और जी के बीच में बी बैठा हुआ है, सो ए और जी के बीच में डी बैठा है, बी नहीं बैठा है। ये मेरा जो पहला मैंने केस बनाया, अगर इस केस में कोई इंफॉर्मेशन गलत है तो अगर वो दूसरे केस में सही भी हो जाती है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि किसी स्टेटमेंट को सही होने के लिए उसको सभी केसेस में सही होना पड़ेगा। अगर हर जगह हर केस में ये ए और जी के बीच में अगर बी बैठा होता तो ही मैं उस स्टेटमेंट को सही बोल पाता, लेकिन अगर वो एक केस में भी गलत हो गया इसका मतलब वो स्टेटमेंट सही नहीं है। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, मैं बोल दूंगा कि ये स्टेटमेंट सही नहीं है। अगला क्या दिया हुआ है, जी के ठीक सामने सी बैठा है। क्या जी के ठीक सामने सी बैठा है, नहीं, जी के ठीक सामने तो या तो बी या तो एच बैठेगा। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी क्या हो गई, सेकंड भी गलत हो गई। तीसरा है ई सिट्स ऑपोजिट टू एफ। ई सिट्स ऑपोजिट टू एफ मतलब ई क्या एफ के ऑपोजिट है, नहीं, ई तो सी के ऑपोजिट है। इसका मतलब तीसरी भी स्टेटमेंट जो है वो आपकी क्या हो गई, यहां पर गलत हो गई। इसका मतलब एक ही आंसर हमारा आने वाला है जो कि क्या है, नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव मतलब इन तीनों, ये जो तीनों स्टेटमेंट दी हुई है तीनों ही गलत है, तीनों मेरे आंसर नहीं होंगे, इसलिए हमने यहाँ पर चौथा वाला आंसर लगा दिया। तो देखिए ये तो हमारा लक है, ये हमारी किस्मत है इस क्वेश्चन में कि हमने डी को यहाँ से स्टार्ट किया तो हमें यहीं से सारी स्टेटमेंट गलत पता लग गई। अगर मान लीजिए मैं डी को यहाँ बैठा देता या यहाँ बैठा देता और उसके हिसाब से, यहाँ तो नहीं बैठा पाता, यहाँ बैठा देता, उसके हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करता, तो प्रॉब्लम ये हो सकती थी कि भाई
उस केस में शायद कोई एक स्टेटमेंट सही हो जाती, तो मुझे दूसरा केस बनाना ही पड़ता कि वो हर केस में वो स्टेटमेंट सही है या नहीं। तो यहां पर क्योंकि आंसर नन ऑफ दीज था और इसी केस में सारी स्टेटमेंट गलत हो गई, तो मुझे अगला केस नहीं बनाना पड़ेगा और मेरा क्वेश्चन यहां से सॉल्व हो गया। ये कंप्लीट अरेंजमेंट है आपके सामने। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने बोर्ड पर ही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न और ये आखिरी प्रश्न है, क्योंकि 3 ही अरेंजमेंट के क्वेश्चन आए थे, तीनों को मैंने यहां पर पिक किया हुआ है। और ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ है यहां पर। अब 6 लोगों के बारे में बात हो रही है जो कि ABCDEF है, और क्या बोला जा रहा है, दे आर सिटिंग इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर अराउंड अ सर्कुलर टेबल। तो सर्कुलर टेबल जो है उसके चारों तरफ बैठे हुए हैं और सेंटर की तरफ फेस करके, मतलब केंद्र की तरफ जो है मुख करके वो बैठे हुए हैं। कंसिडर द क्वेश्चन एंड 2 स्टेटमेंट गिवन बिलो। ये जो क्वेश्चन है ये डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है, जिसमें स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 आपको क्या दे रही है, इंफॉर्मेशन दे रही है। क्वेश्चन जो पूछा जाता है उस क्वेश्चन का क्या आप उत्तर सिर्फ स्टेटमेंट 1 से दे सकते हैं? अगर दे सकते हैं तो हम आंसर क्या मार्क करते हैं, पहला वाला, कि स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, कि सिर्फ एक स्टेटमेंट से आप आंसर कर पा रहे हो। अगर स्टेटमेंट 2 को हम देखते हैं तो हम स्टेटमेंट 1 को भूल जाते हैं, उसने क्या हमको इंफॉर्मेशन दी। क्या सिर्फ स्टेटमेंट 2 से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो या आंसर कर पा रहे हो? तो अगर कर पा रहे होंगे तो हम आंसर सेकंड वाला मार्क करेंगे, स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। तीसरा, अगर दोनों से आंसर नहीं मिलता है तो हम दोनों को फिर एक साथ कंबाइन करेंगे, दोनों की इंफॉर्मेशन को एक साथ यूज करेंगे, और एक साथ यूज करने पर अगर हम आंसर कर पाएंगे तो हम आंसर सी मार्क करते हैं कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। दोनों को एक साथ यूज करना है। और फोर्थ, अगर दोनों से ही आंसर ना मिले, कंबाइन करने के बाद भी आंसर ना मिले, तो हम ये चौथा वाला ऑप्शन मार्क या आंसर मार्क करते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि हु इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, मतलब ए के बाएं हाथ पर, बाएं दिशा पर कौन बैठा होगा या लेफ्ट में कौन बैठा होगा, हमें ये पता लगाना है। तो सबसे पहला काम होगा, हम स्टेटमेंट 1 को देखेंगे सिर्फ, क्योंकि हमें चेक करना है क्या ऑप्शन 1 हमारा सही है या नहीं। तो पहला यहां पर दिया हुआ है बी सिटिंग ऑपोजिट टू सी। तो यहां पर हमें क्या बोला जा रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली कि बी जो है वो सी के ऑपोजिट, मतलब विपरीत दिशा में बैठा हुआ है। और आगे एक और चीज बोली गई है, डी सिटिंग ऑपोजिट टू ई। तो डी जो है वो ई के ऑपोजिट दिशा में बैठा हुआ है। बी सी के ऑपोजिट है, डी ई के ऑपोजिट है। अब बचा कौन यहां पर, ध्यान से देखिए, हमारे 6 लोग थे, तो बी सी के ऑपोजिट है और हमें क्या बोला गया था एक और, डी ई के ऑपोजिट है। तो डी ई के ऑपोजिट हो गया, बचा कौन, ए और एफ बचा। तो यहां पर हम लोगों ने क्या बोला, भाई जब बचे ही 2 लोग हैं तो वो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, यहां पर ऑपोजिट होंगे। अरेंजमेंट अगर आप ध्यान से देखें, 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6। जब भी 6 लोग एक सर्कुलर टेबल पर बैठते हैं, हम हमेशा ऐसे ही बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, बी सी के विपरीत दिशा में बैठा हुआ है। तो अगर मैं बी को सी के विपरीत दिशा में बैठा देता हूं और ए को एफ के विपरीत दिशा में बैठाना है, अब ध्यान से सुनिएगा, ए इधर आ सकता है और एफ भी इधर आ सकता है, एफ इधर आ सकता है, ए इधर आ सकता है, दोनों रहेंगे विपरीत दिशा में, लेकिन कौन किधर आएगा ये क्लियर नहीं है। तो ए के लेफ्ट में सी भी हो सकता है और ए के लेफ्ट में बी भी हो सकता है। इसका मतलब सिर्फ पहले वाले से हम आंसर नहीं कर पाएंगे। अब चलते हैं हमारी दूसरी वाली स्टेटमेंट पर और देखते हैं कि क्या हम सिर्फ दूसरी स्टेटमेंट से आंसर कर पाएंगे या नहीं। दूसरी स्टेटमेंट बोलती है एफ इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। सिर्फ एक ही खबर है और वो खबर क्या है कि एफ जो है वो बी के लेफ्ट में बैठा हुआ है। बी के लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, एफ बैठा हुआ है। एफ इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। अगर मुझे सिर्फ इतनी सी खबर है कि बी एफ जो है वो बी के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा हुआ है, तो अगर मेरे पास ये सर्कल है 1 2 3 4 5 6, मैं बी को यहां बैठा देता हूं, एफ को यहां बैठा देता हूं। अब ध्यान से देखिए, मैं ए को कहीं पर भी बैठा सकता हूं क्योंकि कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई रोक नहीं है। तो जब मैं कहीं भी बैठा सकता हूं तो मैं सेकंड से भी आंसर नहीं कर सकता कि ए के लेफ्ट में कौन बैठेगा। अब तीसरे ऑप्शन को चेक करने के लिए जाएंगे कि दोनों को कंबाइन करके चेक करेंगे, दोनों को कंबाइन करके चेक करेंगे। तो ध्यान से देखिए, जब बी के ऑपोजिट, बी के
बाजू में या लेफ्ट में एफ बैठा हुआ है, इस इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे। हमें पता है एफ के ऑपोजिट किसको बैठना है, ए को, तो मैंने यहाँ बैठा दिया। इसको हम थोड़ा सा अलग कलर यूज कर लेते हैं। यहाँ पर एफ के ऑपोजिट कौन बैठ गया, ए बैठ गया। बी के ऑपोजिट किसको बैठना है, बी के ऑपोजिट हमारा सी को बैठना है। अब ध्यान से देखिए, मुझे पता लगाना है कि ए के लेफ्ट में कौन बैठा है, और ए के लेफ्ट वाली जगह ये है। ये दोनों जगह पर कौन आने वाला है, ये वाला पेयर आने वाला है। और जब ये वाला पेयर आने वाला है तो यहाँ पर डी भी आ सकता है, ऑब्लिक ई भी आ सकता है, क्योंकि डी और ई के लिए हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि डी इधर आएगा या इधर आएगा। बस इतना पता है डी और ई विपरीत दिशा में बैठेंगे या ऑपोजिट प्लेस पर बैठेंगे। तो डी और ई ऑपोजिट प्लेस पर बैठ रहे हैं, ये कंडीशन हमने फुलफिल कर दी। लेकिन ए के लेफ्ट में डी आएगा या ई आएगा, हम आंसर नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब ना हम पहले से आंसर कर पाए, ना दूसरे से, ना हमने जब कंबाइन किया दोनों स्टेटमेंट को तब भी हम नहीं कर पाए। इसका मतलब हमारा आंसर चौथा हो जाएगा कि दोनों स्टेटमेंट को यूज करके भी हम आंसर नहीं कर पा रहे हैं। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने इस क्वेश्चन में सबसे पहले सिर्फ स्टेटमेंट 1 का यूज किया, फिर सिर्फ स्टेटमेंट 2 का यूज किया, फिर दोनों को कंबाइन किया तो भी हमें आंसर नहीं मिला, तब भी कंफ्यूजन था, और फिर हमने आंसर क्या मार्क कर दिया, फोर्थ वाला, कि बोथ स्टेटमेंट आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन। सो यहां पर मैंने आप लोगों को तीनों क्वेश्चन जो है वो यहां पर कवर अप करा दिए हैं। आपको मैंने ये बता दिया कि कैसे पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चंस में या केसेस वाले क्वेश्चन में हमें क्वेश्चंस को अलग अलग केसेस में डिवाइड करना पड़ता है, कैसे 1 से 2, 2 से 4 केस बनते हैं। बट हमें ट्राई करते जाना है, जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उसको ड्रॉ करते जाना है, और उससे हम उत्तर तक पहुंच ही जाते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है कि भाई इतने केसेस बन रहे हैं। देखिए कितना टाइम लगा, ये 3 क्वेश्चंस जो थे अरेंजमेंट के, ये बहुत ही बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस थे तो जो एग्जाम में पूछे गए थे। अगर आपको इस लेवल के क्वेश्चंस की तैयारी करनी है तो आप AFE IAS के पोर्टल पर या ऐप पर जा सकते हैं। वहां पर हमारा पूरा कोर्स अवेलेबल है। वहां से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत आसानी से या बहुत अच्छे से सीख सकते हैं, और मिनिमम टाइम में आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।